ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज के हवाले से। क्वेश्चन इस वक्त आपके पास स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन हम रीड करेंगे पहले और फिर हम इसको जो वो इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। अच्छा भाई, क्वेश्चन में क्या कहा जाता है आपसे कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ द करंट ईयर मिस्टर शाहिद अ बिजनेस कंसल्टेंट कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। मतलब कि ये जो बिजनेस आपको बताया जा रहा है, ये बिजनेस है मिस्टर शाहिद साहब का, और ये ट्रांजैक्शन आपको जो बताई जा रही हैं ये करंट ईयर के अप्रैल के महीने की है। करंट ईयर अगर हम बात करें, अब हम 2018 में हैं, तो करंट ईयर क्या हो जाएगा आपके लिए 2018 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2018 के अप्रैल की ट्रांजैक्शन आपको बताई जा रही है। अच्छा ओके भाई, अप्रैल के महीने में क्या क्या ट्रांजैक्शन है ये हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपने क्या बना लेना है अपने पास, ये फॉर्मेट बना लेना है, ये 5 कॉलम्स आपने अपने पास बना लेने। ठीक है, और उसके बाद जो वो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे जो बिजनेस का नाम है। अगर बिजनेस का नाम ना गिवन हो आपको, जस्ट लाइक इस तरह गिवन हो कि मिस्टर शाहिद साहब का बिजनेस है, तो ठीक है, तो आप यूं लिख सकते हैं इसको, मिस्टर शाहिद। ठीक है, और आप क्या बना रहे हैं, इसकी जनरल जर्नल एंट्रीज बना रहे हैं। तो सेकंड हेडिंग आपने जो देनी है वो क्या देनी है, जनरल जर्नल एंट्रीज देनी है। ओके भाई, वन बाय वन हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ते जाएंगे और फिर इसको क्या करते जाएंगे, अपने पास रिकॉर्ड करते जाएंगे। आपसे कहा जाता है भाई मिस्टर शाहिद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹450,000। तो ये तो एंट्री आप फौरन जल्दी से बना सकते हैं। क्या हुआ भाई, इन्वेस्टमेंट, ये कैश इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में। शाहिद साहब ने, शाहिद साहब जो है वो बिजनेस के ओनर हैं, उन्होंने पैसा लगाया है कारोबार में और आप अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की, तो आप क्या करेंगे भाई इसको। अच्छा, ये काम किस डेट पर हुआ है, अच्छा डेट यहाँ मेंशन नहीं है, और ये जो है 2017। ठीक है, इसको हम कर देते हैं 2018 कर देते हैं। ठीक है भाई, 18 की बात हो रही है। अच्छा, डेट्स नहीं गिवन, आपको नंबर्स गिवन है। तो क्वेश्चन में अगर इस तरह हो कि नंबर्स गिवन हो तो आप नंबर्स डालते हैं डेट की कॉलम में, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो नंबर 1 आपको यहां पर जो बताया जा रहा है, नंबर 1 पे क्या है, आपसे कहा जाता है मिस्टर शाहिद स्टार्टेड हिज बिजनेस। अच्छा, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कितने का, 4,50,000 रुपए का। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे आप क्या बोलते हैं भाई, कैपिटल कहते हैं। यकीनन बिजनेस जो से क्या कहता है, कैपिटल कहता है। और आप इसके लिए जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे भाई, कैश डेबिट और शाहिद कैपिटल। आपने यहां पर नाम क्या लिखना है, शाहिद कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और अमाउंट कितनी बताई जा रही है आपको, 4,50,000। तो 450,000 और यहां पर भी कितना आ जाएगा, 450,000। ठीक है भाई, इसकी नरेशन लिख लेंगे हम नीचे। नरेशन क्या है, कैसे लिखेंगे, नरेशन लिखी जाएगी टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टेड बाय ओनर। ठीक है भाई, तो ओनर ने जब वो कैश इन्वेस्ट किया है उसको आपने क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में आपसे कहा जाता है भाई बॉट सप्लाईज ₹20,000 फॉर हिज ऑफिस। बॉट मतलब खरीदी, परचेज लिखे, बॉट लिखे। ठीक है, तो एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बॉट सप्लाईज ₹20,000 फॉर हिज ऑफिस, अपने ऑफिस के लिए उन्होंने क्या परचेज की, सप्लाईज परचेज की। सप्लाईज क्या है भाई, ऑफिस में जो सप्लाईज यूज होंगी वो क्या, वो स्टेशनरी होगी। ठीक है, उसमें वहां पर जो वो पेन होंगे, स्टैपलर हो गए, पेपर हो गए, ये सब क्या, ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी आपके लिए, सप्लाईज कहलाएंगी। तो क्या भाई सप्लाईज या ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ मिले, एक ही बात है। सेल्स सप्लाईज लिखा हुआ मिले, कोई सी भी सप्लाईज, किसी भी किस्म की सप्लाईज आप खरीदेंगे, हर किस्म की सप्लाईज आपकी क्या है, बिजनेस का एसेट है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस का एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि आपने इसको खरीदा है। तो सप्लाईज भी जब कभी भी हम खरीदेंगे तो यकीनन वो बिजनेस में क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जो भी एसेट बिजनेस में इंक्रीज होता है तो आप उसको रिकॉर्ड करते हैं किस साइड पर, डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अल्टीमेट में क्या करूंगा, यहां जो एंट्री पास करूंगा वो एंट्री क्या पास करूंगा, सप्लाईज आपका एसेट है जो इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, सप्लाईज अकाउंट को, जो सप्लाईज हैं वो सप्लाईज क्या हो जाएंगी भाई, डेबिट हो जाएंगी। कितने से डेबिट करूंगा इसको मैं, 20,000 से। अच्छा, यहां मेंशन नहीं है कि भाई आपने जो वो कैश पे खरीदी है सप्लाईज या उधार पे खरीदी है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर कैश यूज करेंगे। और कैश क्या है, आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और ये एसेट क्या हो रहा है, इस वक्त डिक्रीज हो रहा है। तो कैश जब कभी डिक्रीज होता है, कम होता है, तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किस साइड पर,
क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश भी आपके बिजनेस का क्या है, एसेट अकाउंट है। और हम ये बात जानते हैं कि एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट पर रिकॉर्ड होगा और जब भी कम होगा तो क्रेडिट पर रिकॉर्ड होगा। काफी दफा हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा भाई, नरेशन क्या लिखेंगे इसकी? टू रिकॉर्ड सप्लाईज परचेज या सप्लाईज जो वो बॉट। ठीक है भाई, आपने सप्लाईज खरीदी हैं, उसको क्या किया आपने, रिकॉर्ड किया अपने पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है भाई नंबर 3 में क्या आपके पास भाई, पेड रेंट इन एडवांस ₹25,000। आपने एडवांस में रेंट पे किया है, और जब कभी कोई भी एक्सपेंस, रेंट क्या आपके बिजनेस का एक्सपेंस है, तो आप क्या करेंगे, जो ये फ्यूचर का एक्सपेंस है, ठीक है, इसे फ्यूचर में एक्सपेंस होना, लेकिन आज आप पे कर रहे हैं तो ये क्या है आपका, अभी ये एक्सपेंस नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अभी आप इसको एसेट रिकॉर्ड करेंगे। और उस एसेट का नाम क्या होगा, उस एसेट का नाम होगा प्रीपेड रेंट, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट की है, तो एडवांस पेमेंट के लिए हम प्रीपेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर मैं जो अकाउंट ओपन करूंगा वो किस नाम से करूंगा, वो प्रीपेड के नाम से करूंगा। ठीक है भाई, तो प्रीपेड रेंट आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है, और ये एसेट अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। और चूंकि आपने पेमेंट की है तो कैश अकाउंट क्या होगा, यहां पर क्रेडिट हो जाएगा। रीजन क्या है कि कैश आपके बिजनेस का एसेट है, और ये एसेट, ये कैश जो एसेट है, ये वाला एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी प्रीपेड भी एसेट है और कैश भी क्या है, एसेट है। मतलब ये कि जो दो ट्रांजैक्शन, दोनों अकाउंट्स जो यूज होंगे यहां पर एंट्री के अंदर, वो दोनों ही एसेट अकाउंट है, राइट। तो एक आपके बिजनेस का क्या है भाई, एक क्या हो रहा है, एक एसेट अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट पे चला जाएगा। दूसरा अकाउंट एसेट अकाउंट है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो कहां चला जाएगा, क्रेडिट पे चला जाएगा। तो अल्टीमेट आप जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे भाई, प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। प्रीपेड रेंट ये आपने कर दिया डेबिट, और यहां पर कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अमाउंट कितनी है, आपको अमाउंट बताई गई है 25,000 की। ओके भाई, तो इसके लिए नरेशन आप क्या लिखेंगे, इसके लिए नरेशन लिखेंगे आप टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ, या आप लिख लें इसको पेमेंट ऑफ एडवांस रेंट। आपने एडवांस में क्या कर दिया, रेंट पे किया। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी प्रीपेड की एंट्री। ओके भाई, अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन नंबर 4 आपसे ये कहा जाता है कि परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट ₹12,000। आपने क्या किया भाई, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया 12,000 रुपए का। फिर आपसे आगे कहा जाता है बाय पेइंग कैश ₹5,000। आपने 5,000 रुपए तो कैश क्या कर दिया, पे कर दिया उसी वक्त जिस वक्त आपने ये इक्विपमेंट क्या किया, परचेज किया। कहता है बैलेंस अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। और जो बैलेंस अमाउंट पे किया जाएगा, बैलेंस अमाउंट से क्या मुराद है यहां पर, देखिए आपने जो इक्विपमेंट खरीदा है उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो कितनी है, वो है 12,000 रुपए। ठीक है, लेकिन आपने उस 12,000 रुपए में से अभी कितने पे कर दिए हैं, 5,000 पे कर दिए हैं। और आपने ये कमिटमेंट किया है, वादा किया है कि बाकी के जो 7,000 रुपए हैं वो हम पे करेंगे बाद में। कब पे करेंगे, 2 महीने के बाद पे करेंगे। लेकिन अपने आप से जरा एक सवाल कीजिए कि आपने ये ट्रांजैक्शन जो हुई है ये आज अपने पास रिकॉर्ड करनी है या 2 महीने बाद आप रिकॉर्ड करेंगे इसको। तो जवाब आपको मिलेगा कि नहीं, आज रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि ये काम तो आज किया गया है। तो जो एक्टिविटी जिस डेट पर परफॉर्म की जाएगी उस एक्टिविटी को उसी डेट के ऊपर क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। मतलब उसी डेट पर उसकी क्या बनाई जाएगी, जर्नल एंट्री बनाई जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो मेरे पास 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। पहला अकाउंट तो क्या होगा भाई, इक्विपमेंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे भी पे किए हैं। तीसरा अकाउंट कौन सा यूज होगा, वो होगा अकाउंट्स पेएबल अकाउंट। उसका रीजन क्या है कि हमने सारे पैसे पे नहीं किए, तो जितने पैसे हम पे कर चुके हैं उतने से तो हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे, यहां पर कैश को रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई इतना पैसा हमने पे कर दिया। अब जो रिमेनिंग होगा, जो बाकी का पैसा जो आपने अभी अदा नहीं किया है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए रिकॉर्ड करोगे यहां पर अकाउंट्स पेएबल का अकाउंट। और अकाउंट्स पेएबल आपके क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी अकाउंट है। मतलब 3 अकाउंट्स में से अगर मैं तीनों की नेचर देखूं तो क्या होगा भाई, इक्विपमेंट आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है,
कैश भी आपके बिजनेस का क्या है, एसेट अकाउंट है। अकाउंट्स पेबल अकाउंट क्या है आपके बिजनेस का, लायबिलिटी अकाउंट है। देखें अगर आपके ये वाली चीजें वीक रही, यानी हेड ऑफ अकाउंट्स को आपका मतलब हेड ऑफ अकाउंट्स जो हमने पढ़े थे कि उसमें से जो जो एसेट्स हैं आप नहीं पहचान पा रहे कि भाई ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, ये लायबिलिटी है, ये कैपिटल है, तो पहले जाकर उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। क्योंकि मैंने अपने शुरुआत के लेक्चर में, बेसिक लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले उन बातों को क्लियर किया, ताकि अब आप देख सकते हैं कि मैंने उनको क्लियर क्यों किया। जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को अच्छी तरह देखा है वो ये बात अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि अगर वो नहीं किया होता हमने, तो आज हम इस पोजीशन पर नहीं होते कि हम क्या कर सकते, जनरल एंट्रीज नहीं बना पाते हम उसके लिए। तो जनरल एंट्रीज के लिए जरूरी है कि आपको डबल एंट्री सिस्टम पता हो, एसेट क्या है, एक्सपेंस क्या है, लायबिलिटी क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैपिटल क्या होता है, ठीक है, मतलब फला चीजें जितनी भी हैं, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, सप्लाईज है, ये सब क्या है, ये एसेट्स हैं। रेंट एक्सपेंस होता है, कमीशन एक्सपेंस होता है, सैलरीज क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ये कुछ चीजें इनकम्स भी होती हैं। तो ये सारी बातें हमने वहां पर डिस्कस की हैं। तो यहां पर जो आपके पास इस वक्त ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन क्या है कि आपने इक्विपमेंट परचेज किया है और उस इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है, 12,000 रुपए, और वो 12,000 का जो इक्विपमेंट है उसमें से 5,000 रुपए की पेमेंट तो आपने क्या कर दी, आज कर दी। तो जब आपने 5,000 पे कर दिया तो इसका मतलब बाकी 7,000 रुपए के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो 7,000 रुपए के लिए आपने वादा किया है कि ये पे करेंगे 2 महीने के बाद। तो इसका मतलब 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए, एक इक्विपमेंट अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट, तीसरा आपका अकाउंट्स पेबल अकाउंट। और हम ये बात जानते हैं कि इक्विपमेंट एसेट है, कैश भी क्या है, एसेट अकाउंट है, और जो तीसरा अकाउंट है अकाउंट्स पेबल अकाउंट, वो लायबिलिटी अकाउंट है। अब आप सोचें जरा, एक एक को करके सोचें। तो सबसे पहले क्या इक्विपमेंट अकाउंट की बात करते हैं। तो भाई इक्विपमेंट अकाउंट को अगर मैं देखूं तो मेरे बिजनेस में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मैंने इक्विपमेंट परचेज किया, इक्विपमेंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो जब इंक्रीज होगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा कहां पर, डेबिट साइड पे। तो पहली बात तो हो गई इक्विपमेंट के हवाले से। तो ट्रांजैक्शन नंबर क्या है भाई, ये 4। तो क्या करूंगा भाई, इक्विपमेंट अकाउंट कहां आएगा, डेबिट साइड पर। कितने से डेबिट होगा, याद रखें जो इसकी कॉस्ट है 12,000 रुपए, पूरे से ये क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई पैसे पे किए, 5,000 7,000 पैसे पे नहीं किए, वो तो कैश और अकाउंट्स पेबल की बात है ना। लेकिन इक्विपमेंट तो उससे रिकॉर्ड होना चाहिए ना जो उसकी कॉस्ट है, जितने का वो है। तो कितने का इक्विपमेंट, 12,000 का, तो आपने 12,000 से इक्विपमेंट को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब जब मैं बात करूंगा कि मैंने इस 12,000 रुपए में से पेमेंट कितनी की है, तो मैंने पेमेंट की है कितनी, 7,000, सॉरी पेमेंट की है मैंने कितनी, 5,000 रुपए की। तो 5,000 की जितनी पेमेंट की है, तो पेमेंट के लिए कौन सा अकाउंट यूज करूंगा मैं, कैश, क्योंकि चेक की बात नहीं की उसने यहां पे, सिर्फ बाय पेइंग लिखा है, यहां पर कैश लिखा है उसने, बाय पेइंग कैश। तो कैश पे किया उसने। तो जब कैश पे किया तो आपके बिजनेस का कैश कम हो गया। जब कैश कम हो गया तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पे, क्योंकि कैश भी क्या है आपके बिजनेस का एसेट अकाउंट है। कितना कम हो गया भाई, 5,000 कम हो गया। अब बाकी का जो 7,000 है वो आपने अभी पे नहीं किया, ये पे कब करेंगे, 2 महीने बाद। देखिए 2 महीने बाद पे करेंगे ना, लेकिन आज तो मेरे सर पर एक जिम्मेदारी है, और मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूं, 2 महीने बाद, ये आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज की तारीख पर वो मेरी क्या है, लायबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए यूज करूंगा अकाउंट्स पेबल। तो मैं क्या लिख रहा हूं उसको, A/P, मतलब अकाउंट्स पेबल अकाउंट। तो ये कितने से आ जाएगा, 7,000 रुपए से। जो इस बात को बता रहा है कि भाई ये 12,000 का इक्विपमेंट तो खरीदा गया है आज, लेकिन इस 12,000 में से 5,000 की अदायगी कर दी गई, पैसा कम हो गया आपके पास से, और आपकी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। देखिए अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट क्यों किया है मैंने 7,000 से, क्रेडिट करने का रीजन ये है कि मेरी लायबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि मेरा उधार बढ़ रहा है। तो जब उधार बढ़ता है तो हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे। और यहां पर जो एंट्री हम जो नरेशन लिखेंगे वो क्या करेंगे भाई, टू रिकॉर्ड इक्विपमेंट परचेज्ड। हमने क्या किया, इक्विपमेंट क्या किया है, परचेज किया। इतनी बात भी लिख देंगे, काफी है। इक्विपमेंट की खरीदारी को हमने अपने पास रिकॉर्ड किया। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5 आपसे कहा जाता है रिसीव्ड फी फ्रॉम क्लाइंट ₹20,000। देखिए ये जो बिजनेस है, अच्छा ये भी आपने देखना है कि कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जहां पर आपके ट्रांजैक्शन में वर्ड्स आ रहे होंगे, क्या आ रहे होंगे, सेल्स, परचेजेस, परचेज रिटर्न,
परचेज डिस्काउंट, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट। ठीक है, तो मतलब ये कारोबार कौन सा कारोबार कहलाएगा? ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग बिजनेस कौन सा बिजनेस होता है? वो कारोबार जिसमें क्या की जाए? चीजों की यानी गुड्स की यानी अशिया की क्या की जाए? खरीदो फरोख्त की जाए। खरीदो फरोख्त का मतलब क्या है? कि जहां पर क्या की जाए? उनकी ट्रेड की जा रही हो, सेल परचेस किया जा रहा हो माल, राइट। तो ऐसे बिजनेस को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं, क्योंकि वहां पर ट्रेड हो रही है, तिजारत हो रही है, राइट। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको नजर आएंगे जो क्वेश्चन जिनके अंदर सेल्स परचेज का जिक्र भी नहीं होगा। देखिए, सेल्स परचेज किस चीज की? आप कहेंगे सर अभी तो आया था परचेज ऑफिस इक्विपमेंट। भाई इक्विपमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, मर्चेंडाइज की बात कर रहा हूं। ठीक है, परचेजेस और सेल्स का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल करते हैं आप? मर्चेंडाइज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। तो मर्चेंडाइज की खरीदारी और मर्चेंडाइज को बेचने की बात की जाएगी तो वो कौन सा कारोबार होगा? वो ट्रेडिंग बिजनेस होगा। और जहां पर मर्चेंडाइज ना हो, परचेजेस ना हो, सेल्स ना हो, रिटर्न ना हो, डिस्काउंट ना हो, ठीक है, लाजमी सी बात है अब सेल्स परचेजेस नहीं होंगी तो रिटर्न और डिस्काउंट का भी कोई सवाल पैदा नहीं होता वहां पर। ठीक है, तो लेकिन फिर कोई ना कोई क्या दी जा रही होंगी वहां पे? सर्विसेज दी जा रही होंगी, राइट। जैसे मैं एक टीचर हूं, राइट। अब मैं कुछ क्या करता हूं? ना कुछ खरीदता हूं ना खरीद के बेचता नहीं हूं, राइट। मैं क्या करता हूं? मैं डिलीवर करता हूं अपनी सर्विसेज, मैं आपको प्रोवाइड करता हूं अपनी सर्विसेज। उस सर्विसेज के बदले क्या करूंगा? मैं अर्न करूंगा, यही मेरा बिजनेस है। ठीक है, तो ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं। एक टैक्स कंसल्टेंट होता है जो टैक्स में आपकी मदद करता है, ठीक है, क्योंकि ये कंसल्टेंसी बिजनेस है। तो किसी भी हवाले से एक कोई कंसल्टेंसी बिजनेस हो सकता है। ठीक है, मैंने टैक्स की एग्जांपल दी कि भाई आपको अपना टैक्स भरना होता है तो आप उस कंसल्टेंट के पास जाते हैं। ठीक है, आप देखते हैं अमूमन यहाँ पर सदर में, कराची में सदर के पास, ठीक है, बहुत सारे आपको जब वो नजर आएंगे ऑफिस जहां पर टैक्स कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। तो वो टैक्स कंसल्टेंट क्या करते हैं? वो आपको मतलब आपने कहना है भाई ये मेरे रिकॉर्ड्स हैं, जो जैसा तैसा मुझे समझ आया मैंने बना दिया। अब आप क्या करें? आप मेरा जब वो क्या करते हैं? टैक्स बता दें, मैंने टैक्स कितना भरना है। ठीक है, तो वो फिर आपकी क्या करता है? उसमें रहनुमाई करता है, आपको बताता है, फिर जो वो आपकी फिर टैक्स रिटर्न बनाता है। ठीक है, खैर फर्स्ट ईयर लेवल पर ये बातें नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं। तो कंसल्टेंसी किसी भी काम के हवाले से हो सकती है। ठीक है, तो अब कंसल्टेंट क्या करेगा? लाजमी सी बात है कि अगर वो आपको वक्त दे रहा है, मेहनत कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो वो आपको सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले वो क्या चार्ज करेगा आपसे? वो फीस चार्ज करेगा। ठीक है, तो अब वो फीस अब उस कंसल्टेंट की साइड से सोचें तो उस कंसल्टेंट की साइड से वो उसके लिए क्या हो गई? उसकी इनकम हो गई। ठीक है, समझ आ गई बात? तो मैंने बेसिकली कंसल्टेंसी इनकम समझाने की कोशिश की, जो फीस इनकम है उसकी वो समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, यहां पर क्या भाई नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि रिसीव फी फ्रॉम क्लाइंट। अब जितने भी लोग उसके पास उस टैक्स कंसल्टेंट के पास आ रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, तो वो सब के सब उसके लिए क्या हो गए? उस कंसल्टेंट के लिए उसके क्लाइंट हो गए। ठीक है, तो ये कौन सा बिजनेस है आपका? ये है बिजनेस सर्विसिंग बिजनेस। इस बिजनेस को क्या बोलते हैं हम? ऐसा बिजनेस जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करके कमाया जाता है, ऐसे कारोबार को हम क्या बोलते हैं? सर्विसिंग बिजनेस। पहले वाला जो बिजनेस बताया मैंने आपको वो कौन सा बिजनेस था? वो ट्रेडिंग बिजनेस था। और तीसरे तरह का बिजनेस भी होता है जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मतलब जहां पर क्या की जाती है? पहले प्रोडक्शन की जाती है, चीजों को बनाया जाता है, ठीक है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, और प्रोड्यूस करने के बाद देन उसे मार्केट में क्या किया जाता है? सेल आउट किया जाता है। तो ऐसा कारोबार जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, तो ऐसा कारोबार कौन सा बिजनेस कहलाएगा? भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाएगा। तो आमतौर पे यही 3 तरह के बिजनेस आपको नजर आएंगे, या तो ट्रेड होगा, ठीक है, या तो फिर क्या होगा? सर्विसिंग होगा, या फिर क्या होगा? वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। ठीक है भाई, तो ये एक बात से बात निकली तो मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। ठीक है, अच्छा नंबर 5 में क्या है? रिसीव्ड फी फ्रॉम क्लाइंट ₹20,000। देखिए, अब अगर वो पैसे रिसीव कर रहा है, किससे? फीस रिसीव कर रहा है, तो फी उसके लिए क्या है? वो उसकी इनकम है। ठीक है, तो वो इसकी इनकम है, और यहां पर मुझे क्या रिकॉर्ड करनी होगी? उसकी इनकम रिकॉर्ड करनी होगी। ट्रांजैक्शन किस तारीख पर हो रही है? तारीख तो खैर ही नहीं है, यहाँ पे नंबर गिवन है तो आप नंबर लिखते जाएं। तो नंबर 5 पर क्या हो रहा है भाई? उसने पैसे रिसीव किए। पहली बात तो पैसे रिसीव हुए हैं तो कैश रिसीव हुआ है, तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कैश को आप क्या कर देंगे भाई? डेबिट कर देंगे। रीजन क्या है? कैश है बिजनेस का एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट पर रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश हो गया डेबिट, कितने से? 20,000 रुपए से। अच्छा, ये पैसा किस मद में वसूल किया गया? किस मद में लिया गया? किस काम का लिया गया? क्योंकि उसने क्या की है? सर्विसेज दी है, और उसके बदले उसने अपनी फीस
फीस की मद में ये पैसा रिसीव किया है, तो ये क्या होगा, ये फी इनकम। ठीक है, तो ये फी इनकम अकाउंट में यहां पर रिकॉर्ड करूंगा। और जो ये फी इनकम अकाउंट है, ये फी इनकम, यकीनन इनकम का वर्ड आ रहा है, तो ये इनकम ही है, और इनकम इंक्रीज होती है तो कहां रिकॉर्ड किया जाता है, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर जो क्रेडिट अकाउंट आएगा वो क्या आएगा भाई, फी इनकम, और ये फी इनकम भी कितना क्रेडिट होगा, 20,000 से। तो एंट्री क्या पास हो गई भाई, कैश डेबिट और फी इनकम क्रेडिट विद ₹20,000। और क्या करेंगे, इसके लिए नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड फी रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है भाई, ये हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 6 आपसे कहता है पेड सैलरीज टू ऑफिस असिस्टेंट ₹5,000। लाजमी सी बात है, ये एक कंसल्टेंट का बिजनेस है, एक कंसल्टेंसी बिजनेस है, तो कोई ना कोई ऑफिस असिस्टेंट भी होगा, राइट। उनके पास जो काम करने वाले, तो उनको क्या पे की गई है, सैलरी पे की गई है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई अगर ऑफिस में जो एम्प्लॉय काम करता है वो अपनी सर्विसेज देगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। तो कौन सा एक्सपेंस है, ये सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सैलरी एक्सपेंस पर मैं पहले भी बहुत बात कर चुका हूं। डायरेक्टली एंट्री इसकी बनाते हैं, तो डायरेक्टली एंट्री क्या बनेगी इसकी, अब आपके दिमाग में आ चुकी होगी क्या, कि सैलरी एक्सपेंस को क्या कर दें भाई, डेबिट कर दें। क्यों डेबिट कर दें सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस है, बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या करूंगा, मैं उसको डेबिट करूंगा। और मैंने क्या किया भाई, पे किया है, कैश दिया है या चेक दिया है, पेड लिखा है, सिर्फ चेक की बात नहीं है, तो क्या करेंगे यहां पर कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। किस अमाउंट से, 5,000 से। और इसकी नरेशन क्या आ जाएगी, इसकी नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड सैलरी एक्सपेंस। ठीक है, तो सैलरी एक्सपेंस हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया अपने पास। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है, ये थी आपकी 6। ठीक है, 7 क्या है आपकी भाई, फी रिसीव 10,000। ध्यान से समझना आपने भाई, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, फी ₹10,000 रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम क्लाइंट। 10,000 रुपए फीस की मद में वसूल कर लिए गए एडवांस में। सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड नेक्स्ट मंथ। देखें, लास्ट ट्रांजैक्शन से जो 5 वाली ट्रांजैक्शन है, 5 वाली ट्रांजैक्शन से जरा इसको कंपेयर करें। देखिए यहां पर बात क्या है, यहां बात यह है, इस वाली ट्रांजैक्शन में बात यह है कि क्या हुआ है, पैसे भी रिसीव कर लिए, सर्विसेज भी दे दी। तो आपने कहा भाई ठीक है, पैसे वसूल कर चुके हैं, कैश को डेबिट कर दो, इनकम भी हो चुकी है तो इनकम रिकॉर्ड कर लो। लेकिन यहां जरा मैं देखूं तो यहां पैसे तो वसूल किए हैं, कैश तो मैंने रिसीव किया है, लेकिन उसके बदले की जो सर्विसेज हैं, जो काम, जिस काम का मैंने पैसा रिसीव किया है, वो काम अभी करके मैंने नहीं दिया। मतलब कि मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मेरा कोई शख्स आता है और मुझसे वो ये कहता है कि भाई ये मेरी टैक्स रिटर्न फाइल करवानी है मुझे, तो ये मेरे आप क्या कर दें, ये टैक्स रिटर्न बना के फाइल कर दें। अब मैं कब करूंगा ये काम करूंगा मैं नेक्स्ट मंथ में, अगले महीने में ये काम करूंगा। लेकिन पैसे मैंने क्या कर लिए, आज ही ले लिए उससे। अब पैसे मैंने आज ले लिए हैं, लेकिन उस पैसे पर अभी मेरा राइट नहीं है, हक नहीं है, मैंने कमाया नहीं है उस पैसे को। तो क्या बोलूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई यार ये इनकम तो कब होगी, अगले महीने होगी, लेकिन आज क्या है, ये पैसा मुझ पर जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मैंने एडवांस में लिया है और काम तो मैंने अभी किया ही नहीं। तो जब तक मैं काम करके नहीं दे दूं उसको, जिस काम के लिए मैंने ये पैसा लिया है, तब तक ये पैसा मुझ पर क्या रहेगा, मुझ पर लायबिलिटी रहेगा। ठीक है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये पैसा मेरे ऊपर। और जैसे ही मैं ये काम करके पूरा करके दे दूंगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई अनएंड, फिर सॉरी, जो ये लायबिलिटी ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको बोलते क्या है, वैसे मेरे मुंह से निकल ही है अनएंड, तो बता ही देता हूं मैं आपको। तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनअर्न्ड का नाम देते हैं। अनअर्न्ड का मतलब क्या होता है कि
आपने पैसा तो रिसीव कर लिया है लेकिन अभी आपने उस पैसे को कमाया नहीं है, तभी तो वर्ड है अनअर्न्ड। अर्न्ड का मतलब क्या होता है? कमा लेना। अनअर्न्ड का मतलब क्या है कि अभी आपने उसको कमाया नहीं है। तो यहां पर मैं दो अकाउंट्स जो यूज करूंगा वो कौन से यूज करूंगा? एक तो क्या करूंगा? कैश, सीधी सी बात है, पैसे तो मिले हैं ना, कैश को तो रिकॉर्ड करना ही है ना अपने पास आपने। दूसरा अकाउंट कौन सा रिकॉर्ड करूंगा? दूसरा अकाउंट रिकॉर्ड करूंगा अनअर्न्ड का। और ये अनअर्न्ड अकाउंट आपका क्या है? ये है लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपका एसेट भी इंक्रीज हो रहा है, आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो अगर आपका एसेट यानी कैश इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूंगा? मैं कर दूंगा कैश को डेबिट करूंगा, और दूसरा अनअर्न्ड अकाउंट यानी अनअर्न्ड फी, ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्योंकि मैंने फी इनकम मेरी क्या होती है? इनकम फी के नाम से ही लिखूंगा ना मैं उसको, तो अनअर्न्ड भी किस नाम से लिखूंगा? अनअर्न्ड भी सॉरी यहां पर भी क्या लिखूंगा मैं? अनअर्न्ड फी के नाम से इसको लिखूंगा। तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, और अनअर्न्ड फी हो जाएगा क्रेडिट विथ रुपीज कितना बताया गया आपको? 10,000। तो ये 10,000 रुपए से आपने क्या कर ली? ये एंट्री पास कर दी भाई। ठीक है, इसकी नरेशन क्या लिखेंगे आप? इसकी नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश रिसीव्ड इन एडवांस, ये इसकी नरेशन हो गई। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है 8, नंबर 8। ये क्या था? ये था नंबर 7। ये नंबर 7 था। 8 पर आ जाए भाई। 8 पे आपसे कहा जाता है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग ₹30,000। भाई शाहिद साहब ने क्या किया? बैंक अकाउंट ओपन किया, लेकिन अपना जाती नहीं, कारोबारी बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कारोबार के लिए बैंक अकाउंट ओपन किया उसने, खोला, एक नया अकाउंट खुलवाया, और वो अकाउंट जो उसने खुलवाया वो 30,000 रुपए उसमें डिपॉजिट करके, उसमें 30,000 रुपए जमा करवाकर उसने अकाउंट खुलवाया। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कैश और बैंक लिख करके अगर क्या करूं मैं। ठीक है, अच्छा ये जो 30,000 रुपए दे रहा है, ये मत समझिएगा आप लोग कि ये वो अपनी जाती जेब से दे रहा है, नहीं। ठीक है, अगर वो जेब से दे रहा होता तो यहां मेंशन होता कि उसने क्या किया? अपने पर्सनल रिसोर्सेज से उसने पे किया है, लेकिन यहां पर उसने मेंशन नहीं किया एग्जामिनर ने कि भाई ये इसने पर्सनल रिसोर्सेज से पे किया है। जब पर्सनल रिसोर्सेज से पे नहीं किया तो आप क्या मानेंगे कि ये कारोबार का ही कैश जो वो डिपॉजिट करवाया गया, कहां पर? बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, और बैंक अकाउंट ओपन करवाया गया। तो अब क्या हुआ? कारोबार से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और बैंक अकाउंट के अंदर कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या करूंगा? कौन सा वाला अकाउंट बढ़ रहा है? बैंक अकाउंट बढ़ रहा है, और कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे? यहां पर आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और कैश अकाउंट क्या करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे। कितने से? अमाउंट आपको बताई गई है 30,000। ठीक है भाई, और इसके लिए आप जो नरेशन लिखेंगे वो लिखेंगे टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट। सही, आगे चलते हैं। आपसे कहा जाता है भाई 9th ट्रांजैक्शन नंबर 9। तो ट्रांजैक्शन नंबर 9 में कहा गया भाई पेड यूटिलिटीज ₹4,000। भाई यूटिलिटीज क्या होती हैं? आप अपने ऑफिस में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर गैस की जरूरत है गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, किचन में चाय वगैरह बनाने के लिए गैस इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आप खाना भी ऑफिस में खाते हैं तो वो खाना भी बनता है, तो और जो वो चाय भी जो वो वही बनती है। ठीक है, तो ये सारे काम हो रहे हैं, तो उसके लिए गैस भी इस्तेमाल हो रही है, तो बिजली का भी बिल आएगा, गैस का भी बिल आएगा। अब आप ऑफिस के लिए आपको लाजमी सी बात है इंटरनेट की भी जरूरत है। ठीक है, अब आप इंटरनेट यूज करेंगे तो इंटरनेट का भी क्या होगा? बिल आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? ये क्या है? इन सारी चीजों को हम क्या नाम देते हैं? इनको बोलते हैं यूटिलिटीज। ठीक है, तो ये यूटिलिटीज पे की गई है यहां पर कितनी? 4,000 की। और जब पे की गई हैं तो क्या लिखा है? पेड लिखा है, चेक नहीं लिखा, तो कैश ही होगा, सीधी सी बात है। और यूटिलिटीज ये क्या है? बिजनेस का एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये सारी जो चीजें बिजली इस्तेमाल करोगे, किस लिए करोगे? कारोबार को चलाने के लिए करोगे, रन करने के लिए करोगे। ठीक है,
ऐसे ही गैस इस्तेमाल कर रहे हो, वो जो काम कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हो? क्योंकि वहां के लोगों को आपने एनर्जेटिक रखना है, सही है, वक्त पे खाना मिले, वक्त पे चाय मिले उनको, ठीक है, तो एनर्जेटिक ले रहेंगे तो क्या करेंगे, अल्टीमेट फायदा किसको पहुंचाएंगे, बैंक बिजनेस को पहुंचाएंगे, ठीक है, तो इसलिए वो भी क्या बिजनेस का एक्सपेंस। तो ये सारी चीजों को मिलाकर क्या नाम दे रहे हैं हम, यूटिलिटीज का, और यूटिलिटीज बिजनेस की क्या होती है, एक्सपेंस होती है, ठीक है भाई। तो क्या रिकॉर्ड करूंगा मैं यहां पर, यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट, और दूसरा अकाउंट जो हम यहां पे यूज करेंगे वो है कैश अकाउंट, ठीक है, और क्या है भाई ये 4000। नरेशन क्या लिख लेंगे इसके लिए हम, इसके लिए हम नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड यूटिलिटीज पेड। आपने क्या किया भाई, यूटिलिटीज पे की हैं। अच्छा भाई, लास्ट ट्रांजैक्शन पढ़ लेते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन में आपसे कहा यह जा रहा है कि सर्विसेज ऑफ ₹9,000 हैज बीन रेंडर्ड टू द क्लाइंट बट फी नॉट येट रिसीव्ड। देखिए 3 बातें आई हैं यहां पर। एक तो ये वाली, इसमें क्या था, पैसा रिसीव भी कर लिया। अच्छा, मैं सेम कलर से इन पे क्या बना रहा हूं, मैं स्टार बना रहा हूं। एक तो आ गया ये, दूसरा आ गया ये वाला। यहां क्या हुआ था, पैसा वसूल भी कर लिया और सर्विस भी दे दी। यहां क्या हुआ, पैसा तो वसूल कर लिया लेकिन सर्विस नहीं दी। अब क्या बात हो रही है, 10 में क्या बात हो रही है, कहता सर्विसेज ऑफ ₹9,000 हैज बीन रेंडर्ड मतलब दे दी सर्विसेज टू द क्लाइंट, बट फी नॉट येट रिसीव्ड। फी नॉट येट रिसीव्ड का मतलब यह कि उसके पैसे रिसीव नहीं किए आपने। तो तीनों अलग अलग बातें हैं या नहीं। यहां पैसे रिसीव भी कर लिए, सर्विस भी दे दी। यहां क्या हुआ, पैसे रिसीव तो किए लेकिन उसके बदले का काम करके नहीं दिया। तीसरी बात क्या हो रही है, काम तो करके दे दिया लेकिन उसका पैसा अभी तक वसूल नहीं हुआ। यानी इन दोनों केसेस के अंदर पैसा वसूल हो चुका है। तीसरा जो केस है 10 वाला, इसके अंदर आपको पैसा वसूल नहीं हुआ लेकिन आपने सर्विस दे दी है। तो याद रखें, मैं बता चुका हूं पहले भी, एक्रूड इनकम के नाम से पढ़ाया था मैंने इसको, ठीक है। तो जाके वो लेक्चर जरूर देखिएगा इस ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आपको यहां कंप्लीट बात नहीं समझ आए तो वो लेक्चर भी जरूर देखें। तो एक्रूड इनकम क्या होती है, ऐसी इनकम होती है जो हम क्या कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं, सर्विसेज दे चुके हैं, मतलब वो हमारी इनकम तो हो चुकी है लेकिन मैंने अभी तक उसका पैसा रिसीव नहीं किया है। तो ऐसी इनकम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात के हम क्या कर चुके हैं, सर्विस दे चुके हैं। जो सर्विसेज हम दे देते हैं वो हमारी इनकम हो जाती है, राइट, लेकिन उसका पैसा हमें रिसीव नहीं होता। तो ऐसी इनकम को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम कहते हैं, ठीक है भाई। तो यहां पर ऐसी ही बात है, ऐसी बात है। तो क्या है, ऐसी सिचुएशन में पैसा तो रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब ये पैसा क्या है, मेरे लिए अभी रिसीवेबल है, ठीक है। और किस मद में, फीस की मद में। तो मैं यहां पर नाम लिखूंगा, जो अकाउंट का टाइटल इस्तेमाल करूंगा वो क्या करूंगा, वो करूंगा फी रिसीवेबल अकाउंट। अल्टीमेट देखो रिसीवेबल आ रहा है, चाहे वो अकाउंट रिसीवेबल हो, चाहे वो नोट रिसीवेबल हो, चाहे वो फी रिसीवेबल हो, चाहे वो कमीशन रिसीवेबल हो, चाहे वो रेंट रिसीवेबल हो, किसी भी किस्म का रिसीवेबल हो, वो आपके बिजनेस का क्या है, एसेट है। और मेरा ये रिसीवेबल क्या हो रहा है, इस वक्त इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फी रिसीवेबल नाम का कोई अकाउंट पहले नहीं था मेरे पास। जब कोई अकाउंट नहीं था तो इसका मतलब वो क्या था, जीरो। अब एक अकाउंट मुझे आज रिकॉर्ड करना है, कितने से, 9,000 से। इसका मतलब मेरा अकाउंट 0 से 9,000 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब मेरा फी रिसीवेबल अकाउंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो क्या करूंगा, फी रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दूंगा क्योंकि ये है मेरा एसेट अकाउंट। फी रिसीवेबल क्या हो जाएगा भाई, डेबिट। कितने से डेबिट करूं इसको मैं, 9,000 रुपए से। क्या ये मेरी इनकम हो चुकी है, 9,000 है ये। अच्छा, तो क्या है भाई, ये क्या मेरी इनकम हो चुकी है, यस इनकम हो चुकी है। देखिए तीनों बातों में फर्क रखना है आपने।
मेरी इनकम हो चुकी है, मुझे इनकम रिकॉर्ड करनी है, मेरी इनकम बढ़ चुकी है और इनकम बढ़ती किस साइड पर है, क्रेडिट साइड पे बढ़ती है। तो क्या करूंगा भाई मैं, फी इनकम क्रेडिट कितने से, सेम 9,000 रुपए से। और इसके लिए नरेशन क्या लिखेंगे हम, टू रिकॉर्ड डायरेक्ट लिख दें एक्रूड इनकम, टू रिकॉर्ड एक्रूड इनकम। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में भी सेम रिक्वायरमेंट थी कि आपने जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। तो हमने 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किए जिसमें काफी हद तक जो वो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अगर जरूरत पड़ी तो इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, इसके सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। तो लेजर पोस्टिंग क्या चीज होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इंशाल्लाह अब पढ़ेंगे। अब आपसे जब वो नेक्स्ट लेक्चर में जब मुलाकात होगी तो वहां हम डिस्कस करेंगे, इसकी बेसिक्स को भी समझेंगे और इंशाल्लाह आगे भी लेके जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने जो वो याद रखें कि नॉलेज क्या होगी आपकी, कैरेट फॉरवर्ड होगी। कैरेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपको हर नई चीज पढ़ने के लिए पुरानी चीज पता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे आपके लिए क्या होगी, कंफ्यूजन होगी। तो इसको रटे नहीं, याद नहीं करें। कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है, ठीक है, कि मैं आपको मैक्सिमम जो वो कॉन्सेप्ट दे सकूं। तो जो मेरी कोशिश है, ठीक है, उससे फायदा उठाएं, उसको अपने ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बनाएं। और कॉन्सेप्ट बेस्ड जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको हर चीज आसान लगने लगेगी। शुरुआत में होती है मुश्किल, हर बच्चे को मुश्किल होती है, राइट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मुश्किल ओवरकम तभी होगी जब आप मेहनत करेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।